प्रिय विद्यार्थियों एवं ज्ञान प्रेमी साथियों, हम दर्शन की अपनी चर्चा में सांख्य दर्शन किस प्रकार पुरुष की सत्ता सिद्ध करता है, इस प्रश्न पर आज चर्चा करेंगे। यह प्रश्न विगत वर्ष में सीजीपीएससी में भी आया और यह प्रश्न यूपीएससी में भी आया। सीजीपीएससी में पूछा गया कि सांख्य दर्शन पुरुष की सत्ता किस प्रकार सिद्ध करता है, विवेचना कीजिए। और जब ये प्रश्न यूपीएससी में आया तब पूछा गया पुरुष की सत्ता सिद्धि हेतु सांख्य दर्शन में प्रदत्त प्रमाणों का परीक्षण एवं मूल्यांकन कीजिए। एग्जामिन एंड इवेलुएट द प्रूफ्स गिवन बाय सांख्य फिलॉसफी टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ पुरुष। तो पुरुष की सत्ता, इस पर हम पहले चर्चा करेंगे। और चूंकि यूपीएससी लेवल का प्रश्न हल करना चाहेंगे तो परीक्षण और मूल्यांकन रहेगा, तो परीक्षण और मूल्यांकन पर भी चर्चा करेंगे थोड़ी सी। पहले पुरुष जितना आप अभी तक समझे होंगे पिछले वीडियो के आधार पे, पुरुष का आशय हमारी आत्मा से है। यद्यपि दर्शन की जो अन्य दर्शन की जो मान्य अवधारणा है आत्मा, उससे कुछ भिन्न है सांख्य दर्शन का पुरुष, लेकिन हम अपनी समझ के लिए आत्मा ही माने यहाँ पर पुरुष को, ताकि हमें प्रश्न का उत्तर समझ में आए, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में बात बहुत अच्छे तरीके से बैठे। आत्मा की चर्चा हुई, पुरुष की चर्चा हुई बहुत ज्यादा। अब उस आत्मा और पुरुष की चर्चा को तर्क की जरूरत पड़ेगी कि यदि पुरुष के लिए हम इतनी बातें कर रहे हैं तो क्या प्रमाण है। तो सांख्य दर्शन 5 प्रमाण देता है। इन 5 प्रमाणों पर अभी हम चर्चा करेंगे और उन 5 प्रमाणों के माध्यम से पुरुष अर्थात आत्मा की सत्ता को वो स्थापित करता है। पहला प्रमाण देखिए, पहला प्रमाण है संघात परार्थवात। अब हिंदी और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए समझना है, यदि ये प्रश्न हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हल कर रहे हैं तो 5 पॉइंट्स रहेंगे, 5 संस्कृत की सूक्तियों के रूप में रहेंगे, फिर उनको व्याख्या करनी है, तो बहुत अच्छा प्रभाव होगा। इंग्लिश में इन विशुद्ध संस्कृत के छोटे सूत्रों को ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा, तो जो व्याख्या है उसका भावानुवाद देंगी इंग्लिश मीडियम की किताबें। तो पहले हम समझते हैं संघात परार्थवात। पहला पॉइंट है, इसमें एक शब्द है संघात और दूसरा शब्द है परार्थ। परार्थ का मतलब पर धन अर्थ, दूसरे के लिए। देखिए क्या हो रहा है यहां पर, प्रकृति से उत्पन्न सभी संघात सावयव हैं। तो प्रकृति से क्या उत्पन्न होता है, याद करें पहले लेक्चर को। प्रकृति से ही महत है, प्रकृति से ही मन है, प्रकृति से ही बुद्धि है, प्रकृति से ही अहंकार है, प्रकृति से ही हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, प्रकृति से ही हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 महाभूत हैं, है ना, 5 तन्मात्र हैं। तो ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं, प्रकृति से आ रही हैं। और ये सभी क्या हैं, संघात हैं, सावयव हैं, अवयवों से बनी हुई हैं, ये भौतिक पदार्थ हैं। यदि हम सरल शब्दों में समझा जाए तो संघात का आशय आपने समझा कि प्रकृति से उत्पन्न सभी संघात अर्थात गुण क्षोभ के कारण जो 5 महाभूत और दुनिया भर की चीजें जो मैंने आपको बताया जो प्रकृति से उत्पन्न हो रही हैं, ये सभी सावयव हैं, भौतिक पदार्थ हैं। और ये भौतिक पदार्थ, ये सावयव पदार्थ, सावयव मतलब अवयव युक्त, और ये सावयव पदार्थ दूसरों का स्वार्थ सिद्ध करते हैं। भौतिक तत्व दूसरों के स्वार्थ सिद्धि के लिए ही है। मधुबन खुशबू देता है ना, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। आप गाने में सुने होंगे, चलती है लहरा के हवा की सांस सभी की चलती रहे। तो बिल्कुल ऐसी बात ही है कि प्रकृति के जितने तत्व हैं वो क्या है भाई, किसी दूसरे का स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ये हमारा शरीर किसके लिए है, इसमें जो उत्पन्न चैतन्य तत्व पुरुष तत्व है, आत्मा है, उसी के लिए तो ये शरीर है।
उसी का ये बंधन है आप समझोगे तो, और उसी की ये मुक्ति का साधन है। आपको आत्मा भी मिली है, पुरुष भी मिला है, आपको ये पूरा शरीर भी मिला है, लेकिन ये शरीर क्यों मिला है? बिल्कुल अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। और सफल किसका जीवन होगा? आत्मा का, उसी के मोक्ष के लिए हम प्रयास करते हैं। तो उसको देखिए कैसे समझा रहा है सांख्य दर्शन। प्रकृति से उत्पन्न सभी संघात सावयव हैं, ये सभी पदार्थ दूसरों का स्वार्थ सिद्ध करते हैं, अपना प्रयोजन नहीं। तो ये किसका स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं? प्रकृति के संघात। जिसका भी सिद्ध करेंगे वो इनसे भिन्न है। एक कुर्सी जड़ तत्व है, इसका अपना प्रयोजन नहीं है, ये किसी दूसरे के बैठने का अर्थ परार्थ सिद्ध करेगी। बिल्कुल वैसी प्रकृति के जो पदार्थ हैं सभी संघात हैं, सावयव हैं, ये अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करेंगे, दूसरे का करेंगे। और वो दूसरा तत्व क्या होगा? और वह दूसरा तत्व चैतन्य पुरुष है, चेतना युक्त पुरुष, चैतन्य स्वरूप हमारी आत्मा। अब आप इसे इंग्लिश में भी समझाएं। बिल्कुल, ऑल द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स आर मींट फॉर समवन, बिल्कुल वही भाव है। जितनी दुनिया की वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है? ऑल द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स आर मींट फॉर समवन, ये दूसरे के लिए क्या है? किसी न किसी प्रकार के मिंट हैं, साधन हैं, मीन्स हैं। दिस इज सो बिकॉज द कॉन्शियस प्रकृति कांट मेक यूज ऑफ देम। बिकॉज ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बिकॉज द कॉन्शियस प्रकृति ना लिखें, कॉन्शियस नहीं, प्रकृति कॉन्शियस नहीं है, प्रकृति क्या है? अनकॉन्शियस है। बिकॉज द अनकॉन्शियस प्रकृति कांट मेक यूज ऑफ देम, हेंस ऑल दिस सब्सटेंसेस आर फॉर पुरुष आर सेल्फ। इसलिए प्रकृति के सभी तत्व किसके लिए हैं? पुरुष के लिए हैं। पुरुष को ही क्या कहा गया यहाँ पर? सेल्फ कहा गया, सेल्फ कहा गया। प्रकृति इवॉल्व इटसेल्फ इन ऑर्डर टू सर्व द पुरुष इंड। पुरुष का जो इंड है, ऑब्जेक्ट है, उसी ऑब्जेक्ट की पूर्ति के लिए, पुरुष के कैवल्य के लिए ही प्रकृति क्या करती है? इवॉल्व करती है अपने आप को। ये प्रकृति का जो सारा विकास हुआ है, किसके कैवल्य के लिए सारा विकास हुआ है? किसके मोक्ष के लिए सारा विकास हुआ है? पुरुष के। तो प्रकृति का ये सारा विकास क्रम सिद्ध करता है कि ये सारी चीजें किसी के लिए है, और जिसके लिए है वही पुरुष है। ये पहला पॉइंट हुआ, संघात परार्थवात। इसे देखें, समझे, याद करें। समीक्षा तो इसके बाद आप करेंगे, पहले समझ लें कि क्या कहना चाह रहा है सांख्य दर्शन। अब दूसरा, त्रिगुणादि विपर्यात, दूसरा पॉइंट है त्रिगुणादि विपर्यात। त्रिगुण से परे। तो प्रकृति में 3 गुण हैं। कौन कौन से 3 गुण हैं? सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। तो प्रकृति से उत्पन्न जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में ये 3 गुण रहेंगे। कौन कौन से 3 गुण रहेंगे? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हमारा शरीर प्रकृति से आता है, तो हमारे शरीर में भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। हमारे मन में भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। हमारी बुद्धि और अहंकार में भी है। कहाँ नहीं है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण? हमारी आत्मा में या पुरुष में। आत्मा में या पुरुष में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो प्रकृति से बियॉन्ड है। पहले लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रकृति और पुरुष का ही सिद्धांत सांख्य दर्शन का आधारभूत सिद्धांत है। तो सांख्य दर्शन 24 तत्व बताता है जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, और 25वां तत्व पुरुष है जो प्रकृति के सभी इन 24 तत्वों से भिन्न है। वो प्रकृति से प्रसूत नहीं है, प्रकृति से उसका जन्म नहीं हो रहा है। तो उसका प्रकृति से जन्म नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो प्रकृति के जो 3 गुण हैं उससे पूरी तरह से परे होगा। तो ये दूसरा पॉइंट देता है कि 3 गुणों से परे कौन है? पुरुष, क्योंकि वो प्रकृति से उत्पन्न नहीं हो रहा है। और जैसे प्रकृति के जितने संघात थे वो अवयव थे, सावयव, छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बने हुए। तो पुरुष क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न नहीं हो रहा है,
इसलिए वो असंघात है, इसलिए वो निरवयव है। निरअवयव, अवयव से विहीन, निरअवयव, निरवयव। तो पुरुष की तीन बातें यहां पर याद रखें। पुरुष त्रिगुणातीत है, पुरुष असंघात है, पुरुष निरवयव है। चूंकि वो प्रकृति से नहीं आ रहा है, इसीलिए दूसरा पुरुष के पक्ष में पुरुष की सत्ता सिद्ध करने के लिए दूसरा प्रमाण दिया गया कि पुरुष क्या है, त्रिगुणादि विपर्यात है, तीन गुणों से परे है। तो सब्सटेंसेस ऑफ द यूनिवर्स आर कंपोज्ड ऑफ थ्री गुणास। जो यूनिवर्स के सब्सटेंस हैं वो तीन गुणों से कंपोज्ड होते हैं, सत्व, रजस और तमस से। द पुरुषा इज द विटनेस ऑफ थ्री गुणास। पुरुष इन तीन गुणों का विटनेस है, साक्षी है, दृष्टा है। तीन गुणों से बनता नहीं है वो। तो द पुरुषा इज द विटनेस ऑफ थ्री गुणास एंड ही इज बियॉन्ड फ्रॉम दीज गुणास। और पुरुष जो है इन गुणों से क्या है, बियॉन्ड है, परे है। तो ये दूसरा तर्क है, त्रिगुणादि विपर्यात। पहला तर्क संघात से शुरू हुआ था, दूसरा त्रिगुण से शुरू हो रहा है। तीसरा तर्क तो बहुत ही अच्छा तर्क है। आत्मा की सिद्धि अपने आप में ये तर्क से बहुत सहजता से प्रमाणित करता है। इसका सूत्र क्या है, अधिष्ठानात्। अधिष्ठान शब्द से अधिष्ठानात् बना है। हम अधिष्ठित होते हैं, किसी पर आरूढ़ होते हैं, किसी पर सवार होते हैं, बैठते हैं। बड़ा सरल सा उदाहरण है। भौतिक पदार्थों से रथ बनता है। वो रथ तब तक नहीं चल सकता जब तक कोई सारथी उस पर न बैठे। तो देखिए क्या कह रहा है। तो जैसे एक रथ को चलाने के लिए सारथी की जरूरत है, उसी प्रकार ये हमारा शरीर भी भौतिक पदार्थों से बना है। और जब तक हमारे इस शरीर पर पुरुष रूपी, आत्मा रूपी चैतन्य तत्व अधिष्ठित नहीं होगा, आरूढ़ नहीं होगा, हमारा शरीर नहीं चलता। जैसे ही हमारे शरीर का ड्राइवर उतरता है, याद करें पहले लेक्चर को फिर से, जैसे ही हमारे शरीर का ड्राइवर उतरता है, यानी आत्मा या पुरुष हमारे शरीर को छोड़ देता है, हमारा शरीर चैतन्य नहीं रह जाता। हमारा यही हाथ नहीं हिलता, हमारे पैर नहीं हिलते, और हमारी बॉडी न कहलाकर डेड बॉडी कहलाने लगती है। तो एक तीसरा पॉइंट है अधिष्ठानात्। विश्व के सभी भौतिक पदार्थ अचेतन हैं, जिनसे कोई क्रिया तभी संपन्न हो सकती है जब कोई चेतन तत्व उनका नियमन एवं नियंत्रण करे। जैसे सारथी के अधिष्ठित होने पर ही रथ चलता है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति एवं उसके विकारों का अधिष्ठाता है। पुरुष is pure consciousness which is beyond our experience and analysis. It is the substratum of all knowledge, both positive and negative. There can be no experience without him. पुरुष के बिना कोई experience नहीं हो सकता। This is so because he is the sole authority of all experimental knowledge. इसका भावानुवाद प्रस्तुत किया गया इंग्लिश मीडियम की किताबों के द्वारा कि ऑल एक्सपेरिमेंटल नॉलेज का सोल कौन है, पुरुष है। और ये संस्कृत में तीसरा सूत्र बना अधिष्ठानात्। 5 प्रमाण दिए गए हैं पुरुष की सत्ता हेतु, ये तीसरे प्रमाण की चर्चा हुई। चौथा है भोक्तृभावात्। इसमें भोक्ता भाव है। पहले पॉइंट में भी इस पर चर्चा हो रही थी कि प्रकृति और उसके समस्त विकार पुरुष के लिए ही हैं। तो प्रकृति के समस्त विकारों का भोक्ता पुरुष है। प्रकृति और उसके विकार भोग्य हैं। जैसे दूध बछड़े के लिए भोग्य है, फल गाय के लिए, बंदर के लिए, हमारे लिए, सबके लिए भोग्य है। बिल्कुल वैसे ही आप समझें कि प्रकृति एवं उसके समस्त विकार भोग्य हैं, अतः उनके अनुभवकर्ता या भोक्ता के रूप में पुरुष की उपस्थिति सिद्ध होती है। ये चौथा सूत्र है भोक्तृभावात्। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ध्यान दें, जरूर वो इन छोटे छोटे सूत्रों को आंसर में लाएं, तब उनका आंसर बहुत ही एथेंटिक, सुंदर और अच्छे अंक दिलाने में सहायक होगा। इसका भावानुवाद किया इंग्लिश में, सिंस प्रकृति इज अनकॉन्शियस इट कांट एंजॉय हर क्रिएशन। प्रकृति अपने क्रिएशन का खुद एंजॉय नहीं कर सकती, हेंस
Unconscious element is needed to make use of them. प्रकृति, hence A है, ये A है, अनकॉन्शियस नहीं, hence A कॉन्शियस एलिमेंट इज नीडेड। क्योंकि प्रकृति क्या है, अनकॉन्शियस है, इसलिए वो क्या नहीं कर सकती, अपने क्रिएशन का इंजॉय नहीं कर सकती। कौन नहीं कर सकती अपने क्रिएशन का इंजॉय, प्रकृति नहीं कर सकती, इसलिए एक कॉन्शियस अकॉन्शियस एलिमेंट इज नीडेड टू मेक यूज ऑफ देम। प्रकृति इज द भोग्या, प्रकृति क्या है, भोग्या है। एंड सो देयर मस्ट बी एन इंजॉयर, भोक्ता के लिए क्या शब्द लाया गया इंग्लिश में, इंजॉयर, भोक्ता। दिस आर्गुमेंट सपोर्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ पुरुष want to be enjoyed, तो इसे कहा गया भोक्तृभावात्, पुरुष प्रकृति के समस्त विकारों के उपभोग के लिए है, भोक्ता है वो उसका। और आखिरी पॉइंट है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, कैवल्यार्थ प्रवृत्तेः, कैवल्य का अर्थ होता है मोक्ष। तो आप इसे समझें कि संसार में हर कोई मोक्ष के लिए प्रयासरत है ऐसा हम नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग तो खाते, अधिकांश लोग मान लें आज के जमाने में है ना, फिर भी सबको ऐसा कहना गलत है। बहुत सारे लोग तो खाने पीने में ही विश्वास रखेंगे, घूमने फिरने में ही विश्वास रखेंगे, लेकिन आपको ऐसे लोग मिलेंगे इस दुनिया में जो मोक्ष के लिए प्रयासरत रहते हैं, कैवल्य के लिए प्रयासरत रहते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। तो किसका कैवल्य चाहते हैं, सांख्य दर्शन पूछता है। शरीर का तो कैवल्य होगा नहीं, शरीर तो हमारी आंखों के सामने ही देखते नष्ट हो जाता है। कुछ ही क्षणों में मृत्यु के बाद यह शरीर जलकर खाक में मिल जाता है। तो आखिर हम पूरे जीवन किसका कैवल्य चाह रहे हैं, हम जिसके कैवल्य के लिए स्वाभाविक रूप से आकांक्षा रखते हैं। ये आकांक्षा अपने आप में प्रमाणित करती है कि वह तत्व पुरुष तत्व है, वह तत्व हमारी आत्मा है। तो देखिए सांख्य दर्शन ने सूत्र दिया, कैवल्यार्थ प्रवृत्तेः। संसार में कुछ व्यक्ति कैवल्य के लिए तपश्चर्या, साधना आदि में रत हैं, आदि में लगे हुए हैं। वह तत्व जिसके कैवल्य हेतु वे प्रयासरत हैं पुरुष सिद्ध होता है। There are persons who try to get relieved from all sorts of suffering of the world. The desire for liberation, मोक्ष की भावना को कहा गया the desire for liberation and emancipation impels the existence of पुरुष। जो डिजायर है, किसका डिजायर है, लिबरेशन, मोक्ष का डिजायर, वो अपने आप में किसको प्रूफ कर देता है, पुरुष के एग्जिस्टेंस को प्रूफ कर देता है। तो ये 5 तर्क दिए गए सांख्य दर्शन द्वारा प्रबलता पूर्वक पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए। इसके बाद सांख्य दर्शन जब प्रयास करने लगता है, या सांख्य दर्शन जब कहता है कि पुरुष एक नहीं अनेक हैं, तब यहाँ की कुछ बातें अपने ही आप में उलझने लगती हैं, खंडित होने लगती हैं। और जब हम इसकी समीक्षा पर जाएंगे तो पहले तो पुरुष के पक्ष में दिए गए इन 5 तथ्यों को हमें याद करना पड़ेगा, हमें विद्यार्थियों को अपने परीक्षा की दृष्टि से याद करना पड़ेगा। फिर इनमें क्या कमियां रह गई, और कैसे जब पुरुष की अनेकता सिद्ध करता है, जो हमारे अगले लेक्चर का विषय रहेगा, जब वो पुरुष की अनेकता सिद्ध करेगा दर्शन, तो फिर इन चीजों में विरोधाभास नजर आने लगेगा, विरोध नजर आने लगेगा, है ना। और फिर किस तरह से शंकराचार्य इस दर्शन का प्रबलता पूर्वक खंडन करते हैं, और कैसे शंकराचार्य और सांख्य दर्शन के विचारधाराओं में समानता का कोई बिंदु नजर आता है, ये सब हम अगले लेक्चर में या भविष्य के लेक्चर्स में देखेंगे। आप पहले बिल्कुल सरल तरीके से विषय को समझें कि सांख्य दर्शन किस प्रकार पुरुष की सत्ता सिद्ध करता है, कि 5 पॉइंट्स के माध्यम से सांख्य दर्शन पुरुष की सत्ता सिद्ध करता है। मुझसे मैसेज करके विद्यार्थियों ने पूछा है कि आप किताबों के नाम हमें बता दें। तो देखिए, दर्शन शास्त्र के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जिस पुस्तक को पढ़ें, अभिमन्यु प्रकाशन की राममूर्ति पाठक जी की पुस्तक मुझे सबसे बेस्ट लगती है, काफी डिटेल में दी गई है। राममूर्ति पाठक, ये अभिमन्यु प्रकाशन है,
अभिमन्यु प्रकाशन। और हरेंद्र प्रताप सिन्हा का नाम भी आप सभी ने सुना ही होगा, ये पुस्तक भी अच्छी है। ये पुस्तक मोतीलाल बनारसीदास पब्लिकेशन की है, मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन की। आप हरेंद्र प्रताप सिन्हा जी की बुक ले सकते हैं। इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी चंद्रधर शर्मा, इनकी पुस्तक पढ़ सकते हैं। तो ये 3 आपके लिए पर्याप्त हैं बेस बुक के रूप में भारतीय दर्शन के लिए। और जिन विद्यार्थियों को आंसर क्वेश्चन पैटर्न में दर्शन शास्त्र पे अपनी समझ का विकास करना है, तो पिकासो पब्लिकेशन, इस पब्लिकेशन में मेरी ही बुक आंसर क्वेश्चन पैटर्न में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यमों में उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख बुक डिपो में मिलती है ये पुस्तक। तो आप आंसर क्वेश्चन पैटर्न में रविंद्र तिवारी की बुक पिकासो पब्लिकेशन से ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी किताबें आती हैं, ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है। आप प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं तो इन किताबों को आप देखें, और फिर इन किताबों का अध्ययन करने के बाद आप में चिंतन की एक शैली का विकास होना चाहिए, तभी आप विवेचना, समीक्षा, मूल्यांकन, इस तरह के प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिए। धन्यवाद।